हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम जो है अभी एक्सप्लेन करेंगे 26 मई 2021 का इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली न्यूज़ क्या है, तो जीएस पेपर 1 से है। पूर्ण चंद्र ग्रहण या फिर सुपर मून एवं सुपर मून जो 26 मई को हुआ है उसके बारे में बताया गया। जीएस पेपर 2 से वाक एवं अभिव्यक्ति संबंधी अपराधों को परिभाषित करने हेतु समिति। ठीक है। उससे अगला है वन स्टॉप सेंटर योजना। कथित जो शिनजियांग में जो दुर्व्यवहार हो रहा है उइगर मुसलमानों के साथ, उस पर ब्रिटेन में पीपुल्स जो ट्रिब्यूनल है उसका गठन हुआ है। तो उससे जो है चीन द्वारा उसकी बदसरना की गई है। ठीक है। अमेरिकी विदेशी मंत्री द्वारा गाजा को समर्थन देने का वादा। ग्रीनलैंड की हिमचादर से जुड़ी हुई जो नदियां हैं उसमें पारा का उच्च स्तर पाया गया है। ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, इसके बारे में हम काफ़ी कुछ वैसे पढ़ चुके हैं, जो हमारी PT 365 थी उसमें। उनको बस अब जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा 26 मई से। जीएस पेपर 4 में जो है वायुयान में विवाह पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कार्रवाई की जाए, विशेषज्ञ है। ठीक है। जो मदुरई टेम्पल है वहाँ पे क्या बोलते हैं, बेंगलुरु वो चेन्नई में, तो उसके ऊपर जो है शादी की गई एक एयरप्लेन में। तो उसके जो है यहाँ पे उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। प्रीलिम्स फैक्ट है कुछ कुछ जो PIMSTS WHO की बायो हब पहल, कर्नाटक में उडुपी में बुद्ध की जो लघु प्रतिमा मिली है। तो देखिए, पहला टॉपिक जीएस पेपर 1 से, तो यूनिट क्या है हमारी, जो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण या सुपरमून एवं सुपरमून, तो ये क्या है, देखिए जो 26 मई को जो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स हुआ। ठीक है। ये देखिए, जैसे अर्थ यहाँ पे आ गया और ये हमारा सन हो गया। ठीक है। तो मून इसके बिल्कुल पीछे चला गया। तो ये जो है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स हुआ तथा जिसे सुपर मून भी कहा गया। ये दो खगोलीय घटनाएं घटित होंगी। गौरतलब है कि सुपर मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटनाएं लगभग 6 वर्षों के पश्चात एक साथ हो रही है। मतलब होती तो रहती है, पर ये 6 सालों के बाद एक साथ हो रही है दोनों घटनाएं। ठीक है। मतलब इसमें पूरा जो चांद था वो पृथ्वी के पीछे ढक गया और उसे उसके साथ ही जो सुपर मून की घटना है वो भी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले सुपर मून क्या है, तो जिस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में जो पृथ्वी है ना उसके सर्वाधिक नज़दीक होता है। ठीक है। यहाँ पे अभी डिस्टेंस ही बताया जाएगा, सर्वाधिक नज़दीक में कितना होता है। ये देखिए, ये 3,60,000 किलोमीटर सबसे नज़दीक पे होता है और साथ ही अपने जो पूर्ण आकार होता है उसमें होता है। तब इस स्थिति को क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। पृथ्वी के जो सर्वाधिक नज़दीक होने की वजह से इस चंद्रमा में क्या होता है, चंद्रमा अपने सामान्य आकार से अधिक बड़ा दिखाई देता है। मतलब सबसे पास हो गया तो क्या होगा, इसका साइज़ कहीं ना कहीं बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। किसी एक विशिष्ट वर्ष में जो है लगातार 2 से 4 जो है पूर्ण सुपरमून तथा 2 से 4 नए सुपरमून, न्यू सुपरमून की घटनाएं हो सकती है एक ही साल में। ठीक है। कृपया ध्यान दें, तो ध्यान क्या दें, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की जो परिक्रमा है उसके दौरान एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें दोनों के मध्य की दूरी सबसे कम 3,60,000 या फिर जो सबसे ज़्यादा होती है जब 3,60,000 मतलब सबसे कम होते हैं उसको कहते हैं उपभू या फिर पेरिजी। ठीक है। और सबसे दूर होती है तो उसको कहते हैं अपभू, अपभू और एपोजी। ठीक है। पेरिजी और अपोजी। तो इसका लाल दिखने का कारण क्या है, जो 26 मई को खगोलीय घटना हुई है, तो जो पूर्ण चंद्रग्रहण होने के कारण जो है चंद्रमा भी लाल दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी होती है ना, मान लीजिए ये जैसे सन है, ये पृथ्वी इसके साइड में रहती है तो इसकी जो रेज होती है वो इससे टकरा के इस तक जाती है। ठीक है। इसी वजह से ये लाल दिखाई देता है। तो बीच में आ जाती है और चंद्रमा पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के कुछ भाग को जो है रोक देती है, अवरुद्ध कर देती है। और जब यह सौर प्रकाश पृथ्वी के वातावरण से छनकर गुजरता है तो पृथ्वी की छाया के किनारों को हल्का कर देता है और जिसे चंद्रमा का लाल गहरा गुलाबी रंग प्रतीत होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला टॉपिक जीएस पेपर 2 से है। तो यूनिट क्या है, ये संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां। तो टॉपिक क्या है हमारी, वाक और अभिव्यक्ति संबंधी अपराधों को परिभाषित करने हेतु एक समिति। देखिए, ये काफ़ी मतलब हेट स्पीच आपने बहुत सुना होगा 2020-21 में, तो हो सकता है कि मेंस में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए। ठीक है। काफ़ी मतलब इसे कवर तो अच्छे से किया गया है, पर अभी इस पर कुछ इसको परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है।
तो जब परिभाषित हो जाएगा तो उस पर अच्छे से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, ठीक है। तो जो आईपीसी में है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसमें द्वेषपूर्ण भाषण या फिर हेट स्पीच होता है, इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तो जो हमारी कमेटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ, इसके द्वारा पहली बार इस तरह के भाषणों को परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो इस समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश करने की संभावना है। तो हेट स्पीच को कहीं और परिभाषित किया गया है क्या? तो जो हमारा BPRD है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा साइबर उत्पीड़न संबंधी जो मामले हैं उन पर जांच एजेंसियों के लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया गया था, जिसमें जो हेट स्पीच थी इसको परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार जो किसी व्यक्ति को उसकी पहचान या अथवा अन्य जो अभिलक्षण होते हैं, जैसे कि यौन अभिरुचि, ठीक है, विकलांगता हो सकता है, धर्म हो सकता है, इनके आधार पर बदनाम करना, अपमानित करना, धमकाना और लक्षित करना, ठीक है, एम करना, ये सब जो है हेट स्पीच में आ जाते हैं। मानक परिभाषा की आवश्यकता, तो कानूनी तौर पर किसी भी जो हेट स्पीच अथवा जो अभद्र भाषा होती है उस पर जो है आपराधिक धारणाओं को केवल तब ही लागू किया जा सकता है जब इसके द्वारा किसी प्रकार की जो है हिंसा भड़कती है, ठीक है, यह या कानून और व्यवस्था में कोई बाधा है। चूँकि इसकी कोई उपयुक्त परिभाषा नहीं है, इसलिए केवल किसी की आलोचना करने को अभद्र भाषा या हेट स्पीच कह दिया जाता है, ठीक है। आपराधिक कानून सुधार समिति, इसके बारे में, तो 2019 में जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय, उसके द्वारा जो हमारे जो राज्य सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, बार काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स और जो विश्वविद्यालय, इससे जो हमारे आपराधिक कानून है उसमें व्यापक संशोधन पर सुझाव मांगने के बाद वर्ष जो 1860 में हमारी आईपीसी और सीआरपीसी थी, क्रिमिनल जो प्रोसेस कोड होता है, उसकी पूरी जांच करके ठीक करने का फैसला किया गया था, ठीक है। मतलब इसमें कुछ संशोधन होंगे। तो इसके बाद एक गठित समिति द्वारा आईपीसी में सुधार से संबंधित जो विषय है उसकी एक विस्तृत जांच की जा रही है अभी, ठीक है। इस जो समिति ने निर्णय लिया कि जो आईपीसी है उसमें तदर्थ परिवर्तन किए जाने के बजाय सभी लंबित मुद्दों जैसे कि हेट स्पीच पर विश्वनाथन जो समिति थी उसके द्वारा की गई सिफारिश की जांच की जा सकती है। मतलब अभी जो तदर्थ परिवर्तन अभी मतलब ना करने के बजाय जो पहले से मामले चले आ रहे हैं उनको पहले निपटाया जाए, ठीक है। और फिर जो आईपीसी है उसमें व्यापक परिवर्तन किए जा सकते हैं, पहले पुराने वाले मामलों को निपटा के फिर नए वालों को आईपीसी के तहत जो है निपटा सकते हैं, ठीक है। हेट स्पीच को जन्म देने वाले कारक कौन से हैं? तो व्यक्ति द्वारा हेट स्पीच को फैलाने का मुख्य कारण क्या होता है कि वे अपने जो मस्तिष्क होता है उनमें बसी हुई जो रूढ़िवादी होती है, प्रथा होते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, ठीक है। इन रूढ़ियों के कारण वे यह मानते हैं कि एक अन्य वर्ग या व्यक्तियों का समूह उनसे हीन है और उनके लिए उनके बराबर अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है। किसी दूसरे को मतलब हीन मानने की एक भावना होती है। शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के अधिकार की परवाह किए बिना किसी विशेष विचारधारा से चिपके रहने की जिद हेट स्पीच की आग को और भड़का देती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हेट स्पीच से जो लोकतंत्र है उसके दो प्रमुख सिद्धांतों को खतरा है। एक तो सभी के लिए समान गरिमा की जो गारंटी होती है और एक समावेशिता से जो सार्वजनिक भलाई करने की जो सोच है, ठीक है। इन दोनों को क्या होगा, इससे खतरा होगा। तो हेट स्पीच को चिन्हित करने हेतु आवश्यक अगर मापदंड देखें तो सबसे पहले देखिए भाषण की चरम सीमा होती है ये, ठीक है। उकसाना अथवा उत्तेजना पैदा करना, भाषण को लिखने वाले स्थिति, भाषण से प्रभावित होने वाली पीड़ित सामाजिक स्थिति, भाषण की क्षमता, भाषण का संदर्भ, ये सब क्या है उसके मापदंड होते हैं, ठीक है। इस पहलू से संबंधित जो दंडात्मक प्रावधान है, ये सारे जो है दंडात्मक प्रावधान है जिनके तहत जो है दंड दिया जा सकता है। सबसे पहले आईपीसी की धारा जो 153A और 153B है, इसके तहत दो समूहों के बीच जो दुश्मनी और नफरत फैलाने वाले जो भी कृत्य होंगे उनको दंडित करने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 295A जानबूझकर या फिर दुर्भावनापूर्ण अगर कोई इरादे से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जो है दंडित करने से संबंधित है। धारा 505(1) और 505(2), इसमें जो है विभिन्न समूहों के बीच अगर द्वेष और घृणा उत्पन्न करने वाली कोई सामग्री उसके प्रकाशन या प्रसार को अपराध माना गया है, ठीक है। ये सब मतलब अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पैक्टफुल लगेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसकी जो धारा 8 है उसके तहत जो वाक स्वतंत्रता का अवैध उपयोग है वो करने वाले किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। आईपीसी की धारा 123(3)A और 125 के तहत जो चुनाव के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के
आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाया गया और इसे जो है भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीलिम्स फैक्ट मेंस, अगला भी फिर GS 2 से ही है, यूनिटी दे रखी है। वन स्टॉप सेंटर योजना OSM स्कीम, ठीक है, ये चाइना, अच्छा चाइना वाला नहीं है, दूसरा है, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये क्या है वन स्टॉप सेंटर, ये भारत द्वारा ही शुरू किया गया, मतलब एक तरह से प्रोग्राम है जिसमें जो है 10 मिशन बनाए जाएंगे। 10 मिशन मतलब 9 देशों में अलग अलग बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, ये देखिए, तो केंद्र सरकार द्वारा जो लिंग आधारित कोई भी अगर हिंसा होती है उससे पीड़ित जो भारतीय महिलाएं हैं उसको सहायता प्रदान करने के लिए 9 देशों में ये स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने वाले जो देश हैं वो सऊदी अरब के जद्दा और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और UAE। ठीक है, यहाँ पे जो भी भारतीय महिला पीड़ित होंगी उनके लिए ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो सखी नाम के से जो लोकप्रिय है, इस केंद्र प्रायोजित योजना केंद्र के द्वारा प्रायोजित की जाएगी। उसको जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और ये किसकी उपयोजना है, जो अम्ब्रेला योजना थी ना, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो इसकी एक उपयोजना है जो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन है। ठीक है, अगर लक्षित समूह को देखें तो वन स्टॉप सेंटर जो है जो जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, यौन अभिरुचि या वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखे बगैर हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से जो कम उम्र की लड़कियां हैं उनके सहित सभी महिलाओं को ये सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो निम्नलिखित सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु इन केंद्रों को महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो कौन सी सेवाएं, सबसे पहले आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, चिकित्सा सहायता, प्राथमिकी दर्ज करने में महिलाओं की सहायता, मनोसामाजिक सहयोग और परामर्श, कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए देखिए फंड कहाँ से आएगा, तो जो हमारा निर्भया फंड था उसके माध्यम से इसे वित्त पोषित किया जाएगा। उसके अलावा जो केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो जैसे कि लिंग आधारित जो हिंसा है यह एक जो है वैश्विक स्वास्थ्य, मानवाधिकार और विकास संबंधी मुद्दा है जो और यह जो भूगोल, वर्ग, संस्कृति, उम्र, नस्ल, धर्म को जो है पार करते हुए दुनिया के हर कोने में हर समुदाय और देश को जो है प्रभावित करता ही है। ठीक है, उसके अलावा देखिए हिंसा उन्मूलन पर 1993 में जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा उसके अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग जो है उसमें लिंग आधारित दुर्व्यवहार की परिभाषा निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसके अनुसार लिंग आधारित जो दुर्व्यवहार है उसमें लैंगिक हिंसा से संबंधित किसी कृत्य है जिसके परिणाम स्वरूप कोई शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता हो या होने की संभावना होता था, जो सार्वजनिक या निजी जीवन में महिलाओं को पीड़ा पहुंचाने, ऐसे कृत्यों की धमकी देने, जबरदस्ती करने या मनमाने ढंग से उन्हें स्वतंत्रता से वंचित करने, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, ये मतलब परिभाषा है लिंग आधारित दुर्व्यवहार की। भारत में अगर लिंग आधारित हिंसा के उदाहरण देखें तो बलात्कार सहित घरेलू यौन हिंसा, इसके सार्वभौमिक रूप से परिचालित स्वरूपों में लेकर दहेज, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक हो गया, और डायन शिकार, यौन उत्पीड़न, बाल यौन शोषण, व्यावसायिक यौन शोषण हेतु तस्करी, बाल विवाह या फिर लिंग चयनात्मकता या फिर गर्भपात, सती जैसी खतरनाक प्रथाओं आदि के मामले में अक्सर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है कथित शिनजियांग दुर्व्यवहार पर ब्रिटेन में जो है पीपुल्स ट्रिब्यूनल, इसका गठन किया गया है, इसके खिलाफ चीन द्वारा इसकी भत्सना की गई है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि चीन का जो शिनजियांग क्षेत्र है उसमें जो उइगर मुसलमान है, अन्य तुर्की मुसलमान आबादी है, उसके नरसंहार किए जाने संबंधी आरोपों की जांच करने में हेतु ब्रिटेन में एक पीपल्स ट्रिब्यूनल गठित की योजना की चीन द्वारा निंदा की गई इसकी। ठीक है, संबंधित अगर प्रकरण देखें तो शिनजियांग जो प्रांत है वो चीन की प्रमुख विदेशी नीति के लिए एक सिरदर्द बन गया है, मतलब इस एरिया की हर किसी के द्वारा जो है मतलब वो कहा जा रहा है, आलोचना की जा रही है। ठीक है, शिनजियांग में लाखों की संख्या में जो है उइगर, कजाखों और अन्य अल्पसंख्यक मुस्लिम के सदस्यों को पुनर्शिक्षित शिविर कैदों में शिविरों में कैद करने का आरोप है। ठीक है, इन शिविरों में इन समुदाय की अपनी जो पारंपरिक संस्कृति है उसका त्याग करने, मतलब क्या किया जाता है ये बताया जा रहा है। ठीक है, चीन की जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेता शी जिनपियांग
इनके प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए लोगों को विवश किया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी गवाही दी है कि उन्हें गर्भ निरोधक तरीके से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है, और बताया जाता है कि जो कैद में बंद माता पिता है उनसे उनके बच्चों को ले लिया जाता है। उसके अलावा क्या करवाते हैं, बलात्श्रम जो है कराए जाने संबंधी दावों के मद्देनज़र कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शिनजियांग के प्रमुख कपास जो उद्योग है उससे संबंध तोड़ दिया है। इन आरोपों पर चीन की अगर प्रतिक्रिया देखें तो उनका ये कहना है कि जो वो है शिविर है, इसमें जो लोग हैं उनको जिहादी प्रचार से प्रभावित लोगों को कट्टरपंथी बनने से रोकने के लिए केवल नौकरी, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ट्रिब्यूनल और इसके निहितार्थ, जो बनाए गए ट्रिब्यूनल उसका क्या है, तो ये एक सरकारी समर्थन प्राप्त नहीं है। ठीक है, ट्रिब्यूनल जो है वो सरकारी समर्थन इसको प्राप्त नहीं है। इसकी अध्यक्षता जो प्रमुख वकील जो जेफरी नाइस है उनके द्वारा की जाएगी। ये सर्बिया के जो पहले राष्ट्रपति थे स्लोबोडन मिलोसेविक इनके खिलाफ जो है अभियोजन का नेतृत्व पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालयों में काम करते हैं अभी। हालांकि जो ट्रिब्यूनल का फैसला है किसी भी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, मतलब एक तरह से वो पूरी रिपोर्ट बना के दे देगी कि इनके साथ, और उसके खिलाफ एविडेंस दे देगी कि इन मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, उइगर कौन है, तो उइगर जो है मुख्य रूप से मुस्लिम मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं वो तुर्की निर्जातीय समूह है जो उन जैसी हैं जिनकी उत्पत्ति के चिन्ह मध्य एवं पूर्व एशिया में खोजे जा सकते हैं। उइगर समुदाय तुर्की भाषा से मिलती जुलती अपनी भाषा बोलते हैं और खुद को सांस्कृतिक और निर्जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब मानते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ आप देखेंगे जैसे फ़िलिस्तीनियों के अगेंस्ट में जो पाकिस्तान है और भी कई सारे राष्ट्र जो है बोल रहे हैं। अमेरिका में जैसे यूथ जो अभी बोल रहा है कि उनको उनके साथ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप मतलब ऐसे मुसलमानों को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं ना, तो इनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो देखिए उइगर जो मुसलमान है वो, अच्छा ये हो गया तीन। चीन जो है इस समुदाय को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है और इन्हें देश का मूल निवासी समूह मानने से इनकार करता है। वर्तमान में जो उइगर जातीय समुदाय है इसकी सर्वाधिक आबादी चीन के जो शिनजियांग क्षेत्र है इसमें निवास करती है। ये देखिए फिगर में दे रखा ना, ये वाला। ठीक है, मेनली इस एरिया में। तो उइगर की एक बड़ी आबादी पड़ोसी मध्य एशिया जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में भी पाई जाती है। दशकों से जो है उइगर मुसलमानों पर चीनी सरकार द्वारा आतंकवाद और अलगाववाद के झूठे आरोपों के तहत उत्पीड़न, जबरन हिंसा, गहन जांच, निगरानी और यहाँ तक कि गुलामी जैसे दुर्व्यवहार भी किए जाते रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा गाजा को समर्थन किया गया। ठीक है, समर्थन जो अमेरिका की वो है विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन, ठीक है, इनके द्वारा समर्थन किया गया, किंतु किसी भी सहायता को जो है गाजा के उग्रवादी हमास जो है, जो वहाँ का आतंकवादी समूह है, उसके शासकों को अलग रखने की बात भी इन्होंने कही है। ठीक है, तो देखिए इसराइल और हमास के बीच 11 दिनों से मतलब जो लड़ाई चल रही थी उसमें 250 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर जो है फिलिस्तीनी थे, और आर्थिक रूप से बर्बाद तटीय क्षेत्र के व्यापक विनाश हुआ इससे। ठीक है, अभी भी जो है अब युद्ध विराम लगा हुआ है, संघर्ष विराम, लेकिन इस संघर्ष विराम में इजरायली फ़िलिस्तीन संघर्ष के किसी भी अंतर्निहित मुद्दे का हल नहीं निकला है। ठीक है, तो ज़्यादा अगर वो पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में तो 12 और 19 में से कवर किया गया था जो पुराना वो था मटेरियल। ठीक है, जीएस पेपर 3 से संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, शरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। तो ग्रीनलैंड की जो हिम चादर है उससे जुड़ी नदियों में पारा का उच्च स्तर मिला है, जो मरकरी होता है ना हमारा उसका, जो कि ह्यूमन के लिए काफ़ी मतलब विषैला होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है, तो एक हालिया शोध के अनुसार जो ग्रीनलैंड आइस शीट है इससे जल आपूर्ति होने वाले जल निकाय में मरकरी की उच्च सांद्रता पाई गई है। ठीक है, पाए गए जो पारा है उसका स्तर देखते हैं। तो नदियों में जो विशेष रूप से घुले हुए पारे की मात्रा लगभग 1 से 10 NgL1 किसी ओलंपिक स्विमिंग पूल में नमक कण के आकार के बराबर की मात्रा पाई गई है। ग्रीनलैंड जो हिमचादर है उसके द्वारा पोषित जल निकायों में वैज्ञानिकों ने पारे का स्तर 150 NgL1 से अधिक पाया है, जो कि किसी औसत नदी में पाए जाने वाले पारे की मात्रा से कहीं ज़्यादा अधिक है। ठीक है, पारे की उच्च सांद्रता के पीछे के कारण, तो इसका कोई मतलब मानव जनित कारण नहीं है। हिमनद अर्थात ग्लेशियरों में जो पहाड़ी ढलान होती है उस पर नीचे की ओर
धीमी गति से विसर्पण मतलब पानी जब नीचे बहता है उसके दौरान पारा समृद्ध आधारित शैल जो मरकरी रिच बेडरॉक होते हैं, जो मतलब जो पारे से जो मरकरी होता है जो पहाड़ों में जिसके ऊपर से बहती है उसका जो है अपक्षरण होता है, मतलब उसमें से टूट टूट के बहता रहता है। तो हिमनदों के पिघलने से पर ये अपक्षरण शैल कणों में प्रवाहित होकर जल निकाय में पहुंच जाता है। ठीक है, तो वर्तमान अगर चिंताएं देखें तो अब तक जो प्रत्यक्ष मानव जनित गतिविधियां थी, जैसे कि उद्योगों से निर्गत होने वाले मरकरी अर्थात पारे की रोकथाम हेतु प्रयास किए जा रहे थे, मतलब जो इंसानों से वो हो रहा था उसको रोका जा रहा था। किंतु अब जो है हिमनद जैसे जलवायु के प्रति संवेदनशील वातावरण से पारा ने निर्मुक्त होने के बाद बारे में पता चला है कि और इन पारा स्रोतों का प्रबंधन करना काफ़ी कठिन साबित होगा, क्योंकि नेचुरली फ्लो हो रहे हैं तो इनको रोकना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इससे क्या होगा, जो जल प्रदूषण है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और जो हिम चादरें और ग्लेशियर पहले से कहीं अधिक तेज़ी से पिघल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखा रखा है जो मरकरी का रॉक है, यहाँ से पानी बह के आता है और इससे मरकरी जो है नदी में बह जाता है। ठीक है, इस नवीनतम खोज का महत्व क्या है, तो इस खोज में हमें यह ज्ञात हुआ कि जो हिमनद है उसके माध्यम से विषाक्त पदार्थों का प्रवाह होता है। ठीक है, मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं होता, जो हिमनद है उनसे नेचुरली भी होता है। अब शोधकर्ता को यह अध्ययन करना होगा कि जो इन विषाक्त पदार्थों का जल गुणवत्ता तथा जल धाराओं के समीप रहने वाले समुदाय है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे गर्म होती दुनिया में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। साथ ही हमें जो पृथ्वी की भू रासायनिक और जैविक प्रक्रिया है उस पर इसके प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, पारे के बारे में प्रमुख तथ्य अगर देखें तो सबसे पहले स्रोत क्या होता है इसका, तो एक तरह से नेचुरल रूप से ही पाया जाता है और यह वायु जल और मृदा में पाया जाता है। और शैल अपक्षय ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूतापीय गतिविधियाँ होंगी, वन अग्नि होती है। मरकरी वही जो पहाड़ों में जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो मिट्टी क्या होती है, पिघल जाती है एक तरह से, है ना, वहाँ के जो अंदर के रॉक्स होते हैं वो फिर जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इन प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण में ये निर्मुक्त होता है। इसके अलावा मानवीय गतिविधियों के माध्यम से भी वातावरण में पारा क्या होता है, निर्मोचित होता है। विषाक्त प्रभाव क्या है, पारा मनुष्य के तंत्रिका तंत्र, पाचन, प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा, आंखों पर विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रमुख रसायन, जो WHO है उसके द्वारा पारा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शीर्ष 10 रसायनों में से इसे एक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिनमाता रोग, तो यह जो है जो मिथाइल मरकरी विषाक्त के कारण होने वाला एक विकार है, जिसे पहली बार जो जापान की मिनमाता खाड़ी है ना उसके निवासियों में देखा गया था। और यह रोग पारा औद्योगिक कचरे से दूषित मछली खाने के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक मिनमाता अभिसमय भी बनाया गया जिसका भारत जो है समर्थक भी है। तो मिनमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा और इसके यौगिक के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। ठीक है, इस संधि पर 2013 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें स्तर में हस्ताक्षर किए गए थे और 2017 से इसे लागू किया गया। ठीक है, यह जो अभिसमय इसका एक उद्देश्य क्या है, मानव जनित गतिविधियों से होने वाले जो पारे के निर्मोचन है उसको इसके पूरे जीवन चक्र में नियंत्रित करना। ठीक है, जो मानव जनित उससे पारा फैल रहा है उसको रोकना। तो यह एक संयुक्त राष्ट्र संधि है। यह अभी समय पारा के अंतरिम भंडारण अपशिष्ट में बदलने जाने पर इसका निपटान, पारे से दूषित स्थलों और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान भी करता है। भारत द्वारा इसकी अभिपुष्टि की जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। ये देखिए हम काफ़ी अच्छे से वैसे PT 365 में हम कवर कर चुके हैं, बस उन्हें लागू अब 26 मई से किया जाएगा। ठीक है, तो इसे बस थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो आचार संहिता और त्रिस्तरीय शिकायत निवारण ढांचे सहित डिजिटल सामग्री को जो है विनियमित करने के लिए IT नियम 26 मई से लागू हो गए हैं। ठीक है, तो पृष्ठभूमि क्या है, इस वर्ष 25 फरवरी को जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 था उसकी धारा 87 क्लॉज 2 के तहत शक्तियों के प्रयोग करते हुए पूर्व के जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 था उसका निर्वर्तन करते हुए इसको लागू किया गया। ठीक है, जो कि 26 मई से लागू हो रहा है। नए नियमों का अवलोकन, तो इसके अंतर्गत जो OTT प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल जो पोर्टल थे हमारे अमेज़ॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स हो गए इस टाइप के, इनमें एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ये मतलब होना ही चाहिए शिकायत निवारण प्रणाली। उपयोगकर्ता के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु यह आवश्यक है। ठीक है, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर
इसकी नियुक्त करना अनिवार्य होगा। ये सब हमने पढ़ लिया, बस इनको अब लागू किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक नोडल संपर्क अधिकारी भी नियुक्त होगा, जिससे जो है कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ जो हैं वो कभी भी संपर्क कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ग्रीवियंस ऑफिसर या शिकायत अधिकारी भी होगा। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे, जो 24 घंटे के भीतर संबंधित जो शिकायत होगी उसको दर्ज करेगा और 15 दिनों में इसका निपटारा भी करेगा, ठीक है। सामग्री को हटाना, ठीक है। तो जो विचलित करने वाली सामग्रियाँ होती हैं, जो किसी उपयोगकर्ता विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा के खिलाफ शिकायतें, व्यक्तियों के निजी अंगों या नग्नता या यौन कृत्य का प्रदर्शन करना अथवा किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण आदि के बारे में दर्ज कराई जाती हैं। तो ऐसी सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर जो है हटाना होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए मंथली रिपोर्ट मतलब मासिक रिपोर्ट भी देनी होगी, ठीक है। और उसके अलावा विनिमय के 3 स्तर होंगे। एक स्वयं विनिमय, खुद जो करेगा, ठीक है। किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में एक स्वयं नियामक निकाय या फिर और प्रथा संहिता और शिकायत समिति संहिता सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी होगी, ठीक है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ और इनके लाभ, जो मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि इसकी संख्या कितनी होती है, जो सिग्निफिकेंट मीडिएटर्स होते हैं उनकी 50 लाख से अधिक नहीं होती, ठीक है। अनुपालन ना करने की स्थिति में क्या होगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों को एक नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं करने पर प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। पिछले 2-3 दिनों से ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट हो रही है, आपने पढ़ी ली होगी कहीं ना कहीं। तो यदि वे सोशल नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसका जो है मध्यस्थों के रूप में अपनी स्थिति खोने का जोखिम भी, और वे आपराधिक कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए संबंधित चिंताएँ क्या हैं। तो जो विभिन्न औद्योगिक निकाय हैं उन्होंने विशेष रूप से महामारी को देखते हुए सरकार को 1 साल की अनुपालन खिड़की प्रदान करने के लिए लिखा है। मतलब आप 1 साल तक जो है हमें ऐसा करने का टाइम दीजिए, ठीक है। नए नियम में के तहत जो आईटी अधिनियम धारा 79 इसके तहत मध्यस्थों को दी गई जो सेफ हार्बर की संभावित अनुपलब्धता है उस पर भी चिंता व्यक्त की गई है, ठीक है। मतलब इन जो नियम है इनको पालन करने के लिए जो कहा जाता है सरकार द्वारा, तो वो जो है सेफ हार्बर में आते हैं, ठीक है। उन्होंने नए नियमों के एक अनुच्छेद पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। मतलब कि आप दोबारा सोच के फिर जो है इन्हें लागू कीजिए, जिसके तहत मध्यस्थों द्वारा गैर अनुपालन करने पर कर्मचारियों के ऊपर जो है आपराधिक दायित्व डाला जा सकता है, ठीक है। कानूनी कार्रवाई भी मतलब हो सकती है। इन औद्योगिक निकायों ने व्यवसाय करने में सुगमता को ध्यान रखते हुए निरस्त करने का आग्रह किया है, ठीक है। एंड टू एनक्रिप्टेड जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप कुछ भी भेजते हैं तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है ना, उसमें ओरिजिनेटर ट्रांससेबिलिटी मैंडेट, मतलब जो ये पहला मैसेज किसके द्वारा भेजा गया, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ये आप पता करिए कि पहले द्वारा किसके पास भेजा गया, ये आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इससे सुरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर सकता है। ये जो हमारी जो सुरक्षा तंत्र होता है, मतलब एक प्राइवेसी होती है, उस पर कहीं ना कहीं इससे जो है नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये सभी नागरिकों को शत्रु कर्मियों द्वारा किए जाने वाले साइबर हमले के प्रति असंवेदनशील बना सकता है, ठीक है। इससे साइबर हमले जो है काफ़ी तेज़ हो जाएंगे अगर ऐसा कर दिया गया, ठीक है। मतलब जो हम पहला मैसेज भेजेंगे वो व्हाट्सएप के पास सेव हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। तो इससे सुरक्षा जो है काफ़ी मतलब वो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त मौजूदा डेटा प्रतिधारण अधिदेश में सुरक्षा जोखिम और तकनीकी जटिलताओं के अलावा भारत और विदेशी उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को जोखिम में भी पड़ सकती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए सामान्य अध्ययन 4 से जो आया है टॉपिक, तो वायुयान में विवाह पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कार्रवाई की जाए, विशेषज्ञ है, ठीक है। तो जो हमारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है उसके द्वारा एक चार्टर्ड स्पाइसजेट की उड़ान 161 यात्रियों द्वारा मिड एयर शादी समारोह में भाग लेने और कोविड मानदंडों का उल्लंघन करने संबंधी जांच शुरू की है। मतलब इनके द्वारा ये क्या गया कि हमें नहीं पता था कि ऊपर ये रस्म वगैरह करेंगे, हमें लगा बस शादी करके आ जाएंगे, ठीक है। तो जो मानदंड है उनका उल्लंघन करने वाली शादी की रस्में भी उड़ते हुए जहाज़ों पर पूरी की गई। वर वधु द्वारा शादी की रस्में पूरी करने के दौरान वायुयान मदुरई के मीनाक्षी अम्मा टेम्पल था उसके ऊपर से उड़ता रहा, मतलब उसके ऊपर ही चक्कर काटता रहा। हालांकि कंपनी का कहना है कि उनकी जानकारी में यह नहीं था कि जहाज़ पर रस्में निभाई जाएगी, ठीक है। डीजीसीए द्वारा जारी किए गए नियम, तो मार्च में डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस, हवाई अड्डों और केंद्रीय औद्योगिक जो सुरक्षा बल है सीआईएसएफ है उसको एक प्रतिपत्र जारी किया गया था, जिसमें क्या कहा गया कि जिनके तहत उड़ान के दौरान बार बार चेतावनी देने के बावजूद अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को जो है उपद्रवी यात्री के रूप में घोषित किया जाने का प्रावधान
निर्धारित किया गया। मतलब आप कोविड-19 गाइडलाइन नहीं पारी अगर वो कर रहे फॉलो कर रहे तो आप उपद्रवी यात्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो यात्री उड़ान के दौरान अपने मास्क ठीक से नहीं पहनते या सामाजिक दूरी का मानदंडों का पालन नहीं करते, वे कम से कम 3 महीने के लिए नो फ्लाई सूची में रहेंगे। मतलब आप 3 महीने के लिए कोई उड़ान नहीं भर सकेंगे। ठीक है, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 स्तरीय नो फ्लाई सूची में शामिल किया गया। एक मौखिक दुर्व्यवहार, इसके लिए 3 महीने की सज़ा, 3 महीने के लिए नो फ्लाई। शारीरिक हमले के लिए 6 महीने। प्राणों को खतरे में डालने वाले व्यवहार के लिए 2 साल या उससे अधिक। ठीक है, इन नियमों के अनुसार एयरलाइंस के चालक दल जो है उसके द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद एयरलाइन द्वारा गठित एक आंतरिक समिति अपराध की प्रकृति और यात्री को दी जाने वाली सज़ा के स्तर को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स फैक्ट है PIMS-TS। क्या है ये? पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम। ठीक है, तो ये क्या है, जो मतलब कोविड के बाद जो है फैलने वाले कुछ सिंड्रोम है। तो इसमें जो है बच्चों को होने वाली जो MIS-C होता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। यह जो SARS-CoV-2 है उसके संक्रमण से जुड़ी एक दुर्लभ स्थिति है और इसे पहली बार अप्रैल 2020 में परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न की अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इसे एक दुर्लभ जो इम्यून ओवर रिएक्शन होता है वो माना जाता है। यह स्थिति हल्के अथवा लक्षणहीन SARS-CoV-2 के संक्रमण होने के 4 से 6 सप्ताह बाद दिखाई देती है। ठीक है, 6 महीने में ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा कहना है अपने आप ही। ठीक है, लक्षण, इस स्थिति के लक्षणों में बुखार, दाने निकलना, आंखों में संक्रमण, इंटेस्टाइनल लक्षण जैसे दस्त, पेट दर्द, मतली होना। ठीक है, ये शामिल है। कुछ दुर्लभ मामलों में इस स्थिति में शरीर के कई अंग कार्य करने में विफल हो सकते हैं। ठीक है, चर्चा का कारण, तो एक संक्षिप्त अध्ययन में पता चला कि जो SARS-CoV-2 से जुड़े दुर्लभ जो पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम है, PIMS-TS है, इसके अधिकांश लक्षण 6 महीने के बाद ठीक हो जाते हैं। ठीक है, WHO की बायोहब, तो ये क्या है? तो बायोहब क्या है? रोगाणुओं के भंडारण, साझा विश्लेषण करने के लिए एक वैश्विक सुविधा होगी। महत्व क्या होगा? तो वर्तमान में देशों के मध्य जो रोगाणुओं का बंटवारा है द्विपक्षीय रूप से किया जाता है। ठीक है, WHO की बायोहब इस प्रक्रिया में तेजी लाएगी। ठीक है, WHO और जो स्विट्ज़रलैंड है इसने इस सुविधा को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस रोग जो है कोविड-19 जो है महामारी और जोखिम का आकलन करने और जवाबी कार्रवाई शुरू करने के लिए रोगजनक जानकारी साझा करने के महत्व को रेखांकित करने की आवश्यकता को देखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, मतलब आपस में जानकारी जो है, जो रोगाणु है इनका भंडारण करेंगे, आपस में साझा करेंगे इनकी डिटेल्स और इनका विश्लेषण किया जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, कर्नाटक में देखिए जो वो पाई गई है उडुपी में बुद्ध की लघु प्रतिमा। ठीक है, तो देखिए इसकी अगर उसकी बात करें हाइट और विड्थ की, तो 9 सेंटीमीटर लंबी है, ऊंची है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक है, इस मूर्ति में जो बुद्ध है वो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में कमल के आसन पर विराजमान है। अगले पेज पे फोटो भी है, उसे भी देख लेंगे। तो आसन के नीचे धर्म चक्र के दोनों ओर 6 शिष्य विराजमान है। प्रतिमा में भगवान बुद्ध जो है कपड़े और कान की बाली पहने हुए हैं। सिर के शीर्ष पर एक छोटी उष्णिशा दिखाई गई है। सिर के पिछले भाग में एक सुंदर नकाशीदार गोलाकार लोब दिखाई देता है। मूर्ति के शीर्ष कोनों पर 2 यक्ष और उनकी पीठ के दोनों और 2 पंखों और घोड़ों का उकेरा गया है। ठीक है, यह मूर्तिकला गुप्त शैली की, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसकी, कौन सी शैली की है? गुप्त शैली की निर्मित है। ठीक है, खोज का महत्व क्या है? तो परंपरागत रूप से प्राचीन तमिलनाडु पर बनवासी के कदम्बों के अधीन बताया जाता है और बनवासी के गुप्त और कदम्बों के मध्य वैवाहिक संबंध भी थे, इसलिए बुद्ध की मूर्ति की खोज कोई असामान्य बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये वो फिगर है जिसके बारे में अभी बात करी हमने। ठीक है, तो बस इसके लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।